इस वीडियो में हम चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी बच्चों के साथ कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हम सब ये सोचते हैं कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस इंजॉय करने का टाइम है, एक केयर फ्री रहने का टाइम है, लेकिन इसी टाइम कई बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे बड़ों के साथ होता है, ठीक वैसे ही चिल्ड्रन और एडोलसेंस के टेम्परामेंट में डिफरेंस हो सकता है। जैसे कुछ इम्पल्सिव और केयरलेस होते हैं, तो कुछ मेथोडिकल और कॉजेस यानी सावधान होते हैं। अब क्या बच्चा नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें सिम्टम्स को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल। तो पहला है परवेसिव मेंटल डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम पीडीडी भी कहते हैं। यह एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंडीशन को रेफ़र करता है जिसमें बच्चों के बेसिक स्किल्स के डेवलपमेंट में देरी होती है। ये स्किल सोशलाइजेशन, कम्युनिकेट और इमेजिनेशन से रिलेटेड होते हैं। पीडीडी से इफ़ेक्टेड चिल्ड्रन अक्सर सोचने में कंफ्यूज होते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम आमतौर पर 3 साल की उम्र के आसपास पहचानी जाती है, क्योंकि यह एज किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी कारण से उन्हें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। कई केसेस में ये प्रॉब्लम्स 3 साल से पहले ही डेवलप होने लगती है, लेकिन पेरेंट्स को तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक कि बच्चा चलने, बोलने या दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मली डेवलप होने नहीं लगता। परवेसिव वर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है? पीडीडीज के लिए परवेसिव वर्ड्स का यूज़ करना थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली इसका मतलब होता है हर जगह फैला हुआ, टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट। लेकिन पीडीडीज से इफ़ेक्टेड बच्चों को सभी एरिया में प्रॉब्लम्स नहीं होते, बल्कि वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, जबकि कुछ एरिया में वो नॉर्मल या अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटिज़म वाले बच्चे अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं, जो माइल्ड से लेकर डिसेबलिंग हो सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों की पर्सनल एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस और बिहेवियर में भी काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। पीडीडीज के सिम्टम्स कुछ इस तरीके के हैं। पहला, उनको वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें लैंग्वेज को समझने और यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने और यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा, सोशल इंटरेक्शन, इसमें लोगों से मिलने जुलने और अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा है टॉयज़ एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ अनयूजुअल वे में प्ले करना, खेलना। पांचवा है रूटीन में चेंजेस, अगर इनके रूटीन में कोई चेंजेस होते हैं तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको फिर प्रॉब्लम होती है। अगर किसी नॉर्मल पर्सन के रूटीन में चेंजेस होते हैं तो उसको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, लेकिन इन बच्चों का एक रूटीन फिक्स होता है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर उसमें अचानक कोई चेंजेस आ जाए तो इनको प्रॉब्लम होती है। अगला है रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, जैसे हाथ पैर लगातार हिलाना या सिर हिलाते रहना। अगला है सोने में डिफ़िकल्टी और एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, फेयरफुलनेस या एंजाइटी फील कर सकते हैं। तो ये था पीडीडीज के सिम्टम्स। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर के डेवलपमेंट को रोकता है।
ये डिसऑर्डर 1 out of every 100 to 166 चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है और इसका अफेक्ट उनके फैमिली पर भी पड़ता है। और अगर इसका रेशो देखा जाए तो इसका रेशो 5:1 है बॉयज़ और गर्ल्स के मामले में, मतलब बॉयज़ को ज़्यादा होता है गर्ल्स को कम। इसे पीडीडीज में क्लासिफाई किया जाता है जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है। ये डिसऑर्डर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को अफेक्ट करता है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सेवरिटीज़ यानी गंभीरता अलग अलग हो सकती है। जैसे जिनको ज़्यादा गंभीर रूप से ये डिसऑर्डर होता है उनमें सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन की एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जिनमें नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नॉर्मल हो सकती है। तीसरा है माइंडली इफेक्टेड इंडिविजुअल। ये लोग लगभग नॉर्मल दिखते हैं लेकिन सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर में माइनर डिफ़िकल्टीज देखी जा सकती है। ऑटिज़म दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे मेंटल रिटार्डेशन और कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ भी पाया जा सकता है। इसकी सेवरिटीज़ की रेंज माइल्ड टू एक्सट्रीमली सीवियर तक हो सकती है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और इसमें क्या मिसकॉन्सेप्शन था वो भी जानते हैं। पहले ऑटिज़म को चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया या चाइल्डहुड साइकोसिस के रूप में गलत समझा जाता था। कुछ लोगों में इसे सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी माना जाता था। न्यू रिसर्च इन्फॉर्मेशन के कारण ऑटिज़म की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो गई और अब इसे एक फ्री डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के रूप में पहचाना जाने लगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं जो DSM-4 यानी टैक्स रिवीजन के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। ऑटिज़म के 3 सिम्टम्स होते हैं। पहला इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, दूसरा कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़, तीसरा बिहेवियर इशू। तो पहले में हम जानते हैं सोशल इंटरेक्शन में जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको। ऑटिज़म से अफेक्टेड पीपल लगभग सभी सिचुएशन में नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करने में अनेबल होते हैं। वो सोशल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर होती है कि ये मदर और चाइल्ड के बीच के रिलेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। ऑटिज़म से अफेक्टेड चाइल्ड के बारे में एक गलत परसेप्शन ये भी है कि ये लोग लव और इमोशन शो नहीं कर पाते। कई केसेस में वे अपने तरीके से लव और केयर शो करते हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग हो सकता है। दूसरा है कम्युनिकेशन इशू। कई ऑटिस्टिक बच्चे स्पीच डिले का सामना करते हैं और कुछ केसेस में वो पूरी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन करने में अनेबल हो सकते हैं और उन्हें गेस्चर या अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। कई बार वे यूनिक तरीके से बोलते हैं जैसे कि इकोलेलिया यानी दूसरों की बातों को रिपीट करना।